नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन टेस्ट पेपर के बारे में, जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 होगा ये इस सीरीज़ में। और इसी प्रकार के सिविक्स के या आप हिस्ट्री के भी टेस्ट पेपर कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल जाया करेगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। कौन सी लिपि थी दोस्तों? ब्राह्मी, द्रविड़ियन, हड़प्पा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो एक तरीके से चित्रात्मक है, क्योंकि इसमें इतने अधिक चित्रों की प्रधानता है कि ऐसा लगता है कि चित्रों का प्रयोग करके ही कुछ न कुछ कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की थी। हिंदू स्वराज की बात कर रहा है छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा सांगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। इनके द्वारा वो प्रयास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजी फौजों और हैदर अली के बीच, अंग्रेजी फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच, फ्रांसीसी फौजों और हैदर अली के बीच, अंग्रेजी फौजों और टीपू सुल्तान के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अंग्रेजी फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच। और इसी कर्नाटक के तीसरे युद्ध को ही हम वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो भी आपको यही ऑप्शन लगाना है। बस इसके दो नामों से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? शिक्षा के क्षेत्र में, समाज को सुधारने में, धर्म को ऊंचा उठाना, या अंग्रेजी का परिचय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज सुधार। वो एक समाज सुधारक थे, जिसमें वो धर्म में सुधार करना चाहते थे, शिक्षा में भी सुधार करना चाहते थे, और अंग्रेजी का भी समर्थन करते थे। लेकिन मुख्य कार्य की बात पूछी जा रही है यहाँ पे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, समाज सुधार करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दर्पण का संस्थापक। तो यहाँ पर दोस्तों दर्पण के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे जो दर्पण है वो शीशा नहीं बल्कि एक साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है वो? ये साप्ताहिक पत्रिका है दर्पण। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्रनाथ सान्याल, बाल शास्त्री जाम्बेकर, या ज्योतिबा फूले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल शास्त्री जाम्बेकर की ये साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। गणतंत्र होता है, किसे कहते हैं हम गणतंत्र? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जहां पर जो राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति जो है कि चुना जाता है, उसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होता है। और जबकि ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के राजा और रानी वंशानुगत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है, यानी प्रस्तावना में क्या वर्णित है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। अब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, तीनों ऑप्शन शुरू के, तो आप कहेंगे सर इसमें तो तीनों ऑप्शन में सही है, तो किसको सही आंसर मानेंगे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब संशोधन करके जब 42 अमेंडमेंट किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, तो उसमें जब प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो वहाँ समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड को जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष वहाँ पे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप आज भी अगर ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड करके या गूगल पे या कहीं से भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथनिरपेक्ष वर्ड का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस भाग से हैं?
मूल प्रस्तावना के भाग थे, या 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, या 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया था, अर्थात पंथ निरपेक्ष वर्ड की बात यहाँ पे की जाएगी। कुछ किताबों में धर्मनिरपेक्ष भी लिख दिया जाता है और कुछ किताबों में पंथ निरपेक्ष, लेकिन ऑफिशियली देखा जाएगा तो पंथ निरपेक्ष आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर क्या किया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और किस में रखा गया है, 300 क में रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। तो देखिए लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है इसको भी जो है कि कुछ कुछ किताबों में ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष में एक पीठासीन अधिकारियों का एक पैनल होता है जिसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें ये 10 सदस्य जो है कि एक निश्चित क्रम के अनुसार से लगातार अध्यक्षता करते हैं जब तक लोकसभा स्पीकर और वाइस स्पीकर मौजूद ना हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। शून्यकाल क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है। आराम का समय, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना विचार होता है। जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, और सामान्यतः इसकी जो टाइमिंग होती है 12 बजे दोपहर से लेके 1 बजे तक की इसकी टाइमिंग होती है शून्यकाल में। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कब दी जाएगी? नेशनल पार्टी के रूप में। जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ता हो, तो सभी राज्य कोई कंपलसरी नहीं है। जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर ले, 5% का कोई क्राइटेरिया नहीं दोस्तों। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हो, या अगर वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और आपका एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी अभी हाल ही में पार्टी है जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने की वजह से उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ मिला है, या जिसको हम कह दें अन्नागार भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिला है और एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसका कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जब कोई धार्मिक कार्य होता होगा तो उसके लिए समूह में नहाने की जो व्यवस्था होगी पवित्र स्थल के रूप में, तो स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो जनरल सचिव होता है, जो लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, या स्पीकर से विचार विमर्श करने के बाद संसदीय मामलों के मंत्री। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर जो है सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? अनाईमुडी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो सही जवाब हो जाएगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की एक चोटी है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है दोस्तों? अन्नामलाई। तो उसी पहाड़ी पर अनाईमुडी नाम की एक चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदाबेट्टा की बात करेंगे तो ये नीलगिरी की चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की ये चोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका मिजोरम, क्योंकि इसमें साफ कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य होते हैं, इस तरीके से मान लीजिए मैं ऐसे करके बना देता हूँ, तो आप देखेंगे दक्षिणी सिरे के अंतिम स्थान पर। तो दक्षिणी सिरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये मिजोरम हो जाएगा जब दक्षिणी सिरा, और यहाँ पे इसके बगल में त्रिपुरा होता है। तो इसी पे जो है कि आपका ब्लू माउंटेन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब राज्य नहीं बल्कि यूटी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ लगती हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए जब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की मतलब बाउंड्रीज होती है, और यहाँ इसके नीचे नागालैंड मिलता है, उसके नीचे मणिपुर मिलता है, और उसके नीचे मिजोरम मिलता है, और यहाँ पे जो है कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से यहाँ पे आपका म्यांमार कंट्री आता है, और इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यहाँ पे चाइना होता है। तो ये जो सीमा साझा हो रही है ये 4 स्टेट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? यानी कि इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहा जाता था। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ही पूर्व नाम क्या है? नेफा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। ये जनजातियां हैं और ये राज्य की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे लेप्चा की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगी सिक्किम में, और अगर हम मारिया की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में मिलेगी, और अगर हम उराली की बात करेंगे तो ये केरल में मिलेगी। अब देखिए दोस्तों खासी जो होती है वो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय में ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अब प्रश्न में आपको ऑप्शन दे रहा है एक, तो आपको उत्तरांचल लगाना होगा, क्योंकि डी का देखिए या तो 4 है या तो 1, और चौथे नंबर पर केरल है, तो केरल तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें पहाड़ी क्षेत्र को ही लगाना पड़ेगा, उत्तराखंड को। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 2, 3, 4, 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, और बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? जो आकार और संरचना के आधार पर पृथ्वी के समान होते हैं, यानी कि पृथ्वी की तरह ही यहाँ पर भी आकार होता है और संरचना मिलती है, खनिज मिलते हैं, इसीलिए हम इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, या फिर पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है, और प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, क्योंकि बृहस्पति जो है सबसे द्रुत गति से नहीं, बल्कि बुध जो है कि सबसे तेजी से जो है कि घूर्णन करने वाला ग्रह है, जो सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। लगभग 88 दिन में ही ये सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, बी दूसरा ऑप्शन गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये आपकी पृथ्वी है जिस पे ये आपकी 0 डिग्री हो गई भूमध्य रेखा, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया ध्रुव साउथ नॉर्थ में, और 90 डिग्री साउथ में हो गया। तो जब कोई व्यक्ति पोल से अर्थात कि ध्रुवों से जो है कि भूमध्य रेखा की ओर आता है, तो सामान्यतः क्या परिवर्तन उसे देखने को मिलते हैं? तो वही पूछा जा रहा है। पादपों और पशुओं की भिन्नता घटती है, पादपों की भिन्नता घटती है लेकिन पशुओं की भिन्नता बढ़ती है, पादप और पशु जातियां समरूप रहती हैं, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जब हम ध्रुवों से या ठंडे प्रदेशों से जब हम भूमध्य रेखा की ओर या गर्मी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, तो सामान्यतः हमें जैविक विविधताओं की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, यानी पादप और पशुओं की जो विभिन्नताएं होती हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहारी वन में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं अमेजन के वर्षा वन। कौन से? अमेजन वर्षा वन में बहुत अधिक मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है, घर के निर्माण की योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि उनके घर ईंटों के भी बनते थे और मोहनजोदड़ो में जो है कि एक सभा भवन की खोज हुई है, और खुला चौक का मतलब होता है कि आंगन टाइप का, तो ये सभी घरों में लगभग मिलता था। तो इसलिए इसकी व्याख्या करते समय डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हब्बल क्या है? एक विद्युतकार है, एक निकटतम तारा है, एक अंतरिक्ष दूरबीन है, या एक नाभिकीय विद्युत चालित वायुयान है, या एक फ्लॉपी डिस्क है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ये एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिससे अंतरिक्ष में जो ग्रह वगैरह होते हैं या चाल होती है उनकी, उनको देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति का, तरंग दैर्घ्य का, ज्योति फ्लक्स का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम लॉ का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, या न्यूटन के तीसरे नियम का, या संवेग के नियम का? तो प्रथम नियम का ये पालन करती है, न्यूटन के प्रथम नियम का, जिसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम यानी जब तक कोई वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक वस्तु क्या होती है? विराम अवस्था में होती है। अर्थात जब हम बस में बैठे रहते हैं, जिस पोजीशन में बैठे होते हैं उसी तरीके से बैठे रहते हैं। जैसे ही उस पर ब्रेक लगाया जाता है यानी एक बाहरी बल लगाया जाता है तो हमारी स्थिति क्या होती है? बदल जाती है, अर्थात बाहरी बल के द्वारा बदलती है। तो इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? समवायवी, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, या समभारिक? तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि द्रव्यमान को हम समभारिक कहते हैं और जब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे द्रव्यमान पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जल्दी से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, या मीथेन? देख रहे हैं कितनी बार रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। और मीथेन एक कैसी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस भी है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, या प्रोटीन संश्लेषण, या हार्मोन का स्रावण? तो सही जवाब हो जाएगा इसका प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, जबकि कोशिका का नियंत्रण न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? केंद्रक के द्वारा। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें डीएनए जैसा आनुवंशिक पदार्थ और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसी वजह से ये केंद्रक क्या करता है? कोशिका के कार्यों का नियंत्रण भी कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है राइबोसोम का तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब हमेशा एक ही लिंग के, कभी कभी एक ही लिंग के, प्रायः एक ही लिंग के, या एक ही लिंग के सभी नहीं? तो सामान्यतः क्या होता है, जो हमशक्ल के जुड़वा होते हैं वो सामान्यतः तो एक ही लिंग के होते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा एक ही लिंग के होंगे। वो सामान्यतः प्रायः एक ही लिंग के पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूची को फर्स्ट और सेकंड से मिलाना है, जैसे नींबू, समुद्री शैवाल, अंगूर और सिरका। तो देखिए यहाँ पे कुछ एसिड दिए हुए हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए नींबू में तो मिलेगा दोस्तों हमें साइट्रिक अम्ल, और अगर हम समुद्री शैवाल की बात करेंगे तो एल्जिनिक अम्ल मिलता है हमें, और वहीं अंगूर की बात करेंगे तो टाइट्रिक अम्ल मिलता है, और सिरके में हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया बी 4, 1, 3, 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? वायरस और बैक्टीरिया से क्रमशः, बैक्टीरिया और वायरस से क्रमशः, बैक्टीरिया से, या जल प्रदूषण से? तो देखिए बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है और वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रेड को मुलायम और लचीला रखने के लिए यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, या अनुलोम विवाह स्वीकृत था? तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, विधवा विवाह को एक अनुमति मिली हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं जल्दी से। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों से, 7 राजवंशों से, 5 राजवंशों से, या 6 राजवंशों द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राजवंशों के द्वारा, जिसमें सबसे पहले आपका था गुलाम वंश, फिर उसके बाद आपका कौन आता है? खिलजी वंश आता है, फिर उसके बाद आपका कौन सा वंश आता है दोस्तों, जल्दी से बताइए।
गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है, और फिर उसके बाद सैयद वंश आ जाता है, और फिर लास्ट में आता है आपका लोदी वंश। तो सल्तनत काल जो है कि 5 राजवंशों के द्वारा शासित होता है, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ जब बाबर का पानीपत में युद्ध होता है, पहले युद्ध के रूप में 1526 में, तब यहाँ से लोदी वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त होने के बाद मुगल राजवंश का उदय हो जाता है, और जिसके शासक कौन होते हैं? संस्थापक बाबर होते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी, और उसकी पहचान करने के लिए उन्होंने हुलिया और दाग प्रथा को भी शुरू किया था। हुलिया और दाग प्रथा पे, अर्थात अच्छे घोड़ों पे एक दाग लगा दिया जाता था, और सैनिकों का एक हुलिया निर्धारित किया गया था कि आपको इसी हुलिये में रहना है, इसी हुलिये को पहनना है, कपड़े को पहनना है, पोशाक को पहनना है। तो हुलिया और दाग प्रथा भी उन्होंने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? शम्स ए सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही लिखते हैं, जियाउद्दीन बरनी तारीख़ मोहम्मदी लिखती हैं, अमीर खुसरो तबकात नासिरी लिखते हैं, या इब्न बतूता फतवा जहादारी लिखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शम्स ए सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक लिखते हैं। बाकी तीनों ही गलत हैं। इब्न बतूता की अगर हम बात करेंगे तो ये मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली आता है, अर्थात भारत आता है, और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला नाम की पुस्तक लिखी है। किसने? इब्न बतूता ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भी उसी समय। मोरिस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, मतलब जो मौलवी होते हैं वो नियुक्त किया था, काजी एक तरीके से। और साथ ही साथ इसने चीन में दूत बनाकर भी भेजा था, चीन में अपना दूत बनाकर इब्न बतूता को भेजा था। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो क्या है दोस्तों? रेहला है, जिसमें उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का क्या कारण था? योग्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता थी, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता थी, उपयुक्त सभी? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। उपयुक्त सभी कारणों की वजह से अंग्रेजों से मराठा हार गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न होगा ये हमारा। चलिए दोस्तों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हमने सीरीज बनाई है, और हम उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होंगे स्टडी मटेरियल के, स्टडी से, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और अधिक से अधिक आपके दोस्त इससे जुड़ जाएँ। अब प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।